ब्रिटिश हुकूमत के साए में कराहते भारत में धीरे धीरे बगावत की आग सुलग रही थी। कंपनी सरकार का जुल्म बढ़ता जा रहा था। किसानों पर भारी कर, जमींदारों की जब्त होती जागीरें और सबसे बड़ा अपमान, भारतीय सैनिकों को उनकी आस्था के खिलाफ मजबूर किया जाना। इस अन्याय के खिलाफ आक्रोश बढ़ता गया और जब चिंगारी मेरठ में भड़की तो यह सिर्फ एक बगावत नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए इनकलाब का पैगाम बन गई। 10 मई 1857 मेरठ के सैनिकों ने बंदूकों का रुख उन्हीं अंग्रेजों की ओर कर दिया जिनकी वर्दी पहन वे अब तक उनकी सेवा कर रहे थे। छावनी में विद्रोह की लपटें उठीं, जेलें तोड़ी गईं और अंग्रेज अफसर मौत के घाट उतार दिए गए। लेकिन यह विद्रोह यहीं रुकने वाला नहीं था। मेरठ के क्रांतिकारी सैनिकों ने कूच किया उस शहर की ओर जो पूरे हिंदुस्तान की धड़कन था, दिल्ली, जहां मुगलिया शान का आखिरी निशान बहादुर शाह जफर अब भी लाल किले में बैठे थे। अंग्रेजों की नजर में वह एक नाम मात्र के बादशाह थे, मगर हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों के लिए वह बगावत का चेहरा बन सकते थे। दिल्ली पर कब्जा मतलब पूरे विद्रोह को एक वैधता देना। यही सोचकर मेरठ के सैनिक दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन सवाल यह था, क्या दिल्ली इस बगावत को गले लगाएगी? क्या बहादुर शाह जफर इस विद्रोह का नेतृत्व करने को तैयार होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अंग्रेज इस शहर को इतनी आसानी से छोड़ देंगे? यही सब जानेंगे आज के इस एपिसोड में। तो स्वागत है आपका कीप बीइंग जिज्ञासु पर। यह है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का एपिसोड 2, जहां अब कहानी उस ऐतिहासिक दिन की ओर बढ़ रही है जब दिल्ली का किला बगावत के नारों से गूंज उठा। दिल्ली यमुना के पश्चिमी तट पर बसा एक ऐतिहासिक शहर 14 विशाल द्वारों और एक मजबूत किले से घिरा था। इसके उत्तर पश्चिम में एक ऊंचा पहाड़ी क्षेत्र था जिसे अंग्रेज रिज कहते थे। इसी पर फ्लैगस्टाफ टावर खड़ा था, एक सफेद गुंबददार इमारत। यह इमारत ब्रिटिश सेना के संचार के लिए बनाई गई थी और यहां से वे अपने संदेश भेजते और प्राप्त करते थे। मेरठ में अंग्रेज अफसरों की हत्या कर चुके भारतीय सैनिक दिल्ली पहुंच चुके थे। यमुना के किनारे खड़े हुए इस शहर को देख रहे थे। उन्होंने सबसे पहले नदी के पूर्वी तट पर बने टोल टैक्स कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। 2 अंग्रेजों को मार डाला और फिर नावों पर यमुना पार कर शहर की दीवारों तक पहुंच गए। लाल किले में बहादुर शाह जफर को खबर मिली। उन्होंने फौरन शहर के सभी दरवाजे बंद करने का आदेश दिया। अंग्रेज अफसर भी भागकर दरवाजे बंद करने पहुंचे, लेकिन दक्षिणी द्वार खुला रह गया। यही रास्ता विद्रोहियों को दिल्ली के भीतर ले आया। शहर में घुसते ही विद्रोहियों ने अंग्रेजों के ठिकानों पर हमला बोल दिया। उन्होंने दरियागंज में कई हवेलियां फूंक दी। अंग्रेजों को अब एहसास हो गया था कि दिल्ली उनके हाथ से निकल रही है। कुछ अंग्रेज किसी तरह भाग निकले और फ्लैगस्टाफ टावर में शरण ली, लेकिन कई अफसर और उनके परिवार बच नहीं सके। दूसरी ओर दिल्ली के हथियार घर में भारी विस्फोट हुआ। विद्रोही इस हथियार घर पर कब्जा करते इससे पहले ही लेफ्टिनेंट जॉर्ज विलोभी और उसके साथियों ने इसे उड़ा दिया। इस धमाके में 25 विद्रोही सैनिक और 400 नागरिक मारे गए, जबकि अंग्रेज अधिकारी केवल 3 ही मरे गए। इस धमाके के बावजूद बचे हुए कुछ हथियार विद्रोहियों के हाथ लग गए। अब शहर पर पूरी तरह से विद्रोहियों का कब्जा था। ब्रिटिश सेना, कुछ ब्रिटिश नागरिक और कुछ वफादार भारतीय फ्लैगस्टाफ टावर में जमा हुए और वहां से अंबाला की ओर निकल पड़े। दिल्ली, जो कभी अंग्रेजी हुकूमत के अधीन थी, अब बगावत का गढ़ बन चुकी थी। लेकिन यह आजादी की पहली जीत एक बड़े युद्ध की शुरुआत थी। विद्रोही चाहते थे कि बहादुर शाह जफर उनका संरक्षक बने ताकि उनका संघर्ष एक वैध युद्ध बन सके। इसी के चलते विद्रोही लाल किले में घुसे और सम्राट से उनका नेतृत्व करने की गुजारिश की। लेकिन बहादुर शाह जफर इस उथल पुथल से परेशान थे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सैनिकों ने बार बार आग्रह किया, लेकिन बादशाह चुप रहे। उनकी बेरुखी से विद्रोही भड़क उठे और महल के बाहर हवाई फायरिंग करने लगे। जब हालात बिगड़ने लगे तो बादशाह बाहर आए और पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? सैनिकों ने कहा कि उन्होंने मेरठ में अंग्रेजों को मार दिया है और अब उनकी शरण में है। बादशाह ने 2 टूक कहा, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। तुमने जो कुछ किया वह तुम्हारी मर्जी थी। विद्रोही निराश हो गए। उन्होंने कहा, अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो हम सब मारे जाएंगे। बादशाह ने समझाया कि उनके पास ना सेना है, ना हथियार, ना पैसा। वे मदद नहीं कर सकते, लेकिन सैनिकों को बस उनका नाम चाहिए था। उनके नाम के सहारे वे अंग्रेजों से युद्ध छेड़ सकते थे। सम्राट को एहसास हुआ कि अगर उन्होंने विद्रोहियों का समर्थन नहीं किया तो वे उनके खिलाफ भी हो सकते थे। मजबूरन उन्होंने सिंहासन पर बैठकर
सैनिकों का समर्थन स्वीकार कर लिया। विद्रोही नेता बारी बारी से उनके सामने झुके और उनके प्रति वफादारी प्रकट की। इसी के साथ दिल्ली में स्वतंत्रता संग्राम औपचारिक रूप से शुरू हो गया। अंग्रेजों ने फिलहाल दिल्ली छोड़ दी थी, लेकिन वे जानते थे कि बिना दिल्ली पर कब्जा किए वे इस विद्रोह को खत्म नहीं कर सकते। इसलिए कंपनी सरकार ने इसे अपना पहला लक्ष्य बना लिया। लेकिन उससे पहले उन्हें पंजाब की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी, क्योंकि वहां भी विद्रोह की लपटें उठने लगी थीं। 19वीं सदी के पंजाब में भारतीय पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पाकिस्तानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा हिस्सा शामिल था। इसका मतलब था कि पंजाब की सीमाएं अफगानिस्तान से दिल्ली तक फैली थीं। पंजाब ब्रिटिशों के लिए विद्रोह को दबाने का मुख्य स्थान था, लेकिन यहां भी बड़ा विद्रोह पनप रहा था। भारतीय सैनिकों ने लाहौर पर कब्जा करने की योजना बनाई थी, जिससे ब्रिटिश शासन हिल सकता था। लेकिन पंजाब के सैनिकों को दिल्ली में विद्रोह के बारे में नहीं पता चला, जबकि अंग्रेजों को समय रहते यह खबर मिल गई। यह टेलीग्राफ की वजह से था, जिसने पंजाब में अंग्रेजों को विद्रोह की जानकारी भारतीयों से पहले दे दी। 11 मई को जब विद्रोहियों ने दिल्ली पर हमला किया, तो अंग्रेजों ने अंबाला को एक तार भेजा, जिसमें लिखा था कि उनकी सेना घेर ली गई है। यह संदेश लाहौर तक डया, सार, रॉबर्ट मॉन्टगोमरी के पास पहुंचा। उन्हें खुफिया सूचना मिली कि मियां मीर छावनी की सेना में 4000 भारतीय सैनिक विद्रोह की योजना बना रहे थे, जिससे लाहौर पर कब्जा किया जा सकता था। अगर यह विद्रोह सफल हो जाता तो लाहौर और पंजाब अंग्रेजों के हाथ से निकल सकते थे। रॉबर्ट मॉन्टगोमेरी ने खतरे को भांपते हुए मियां मीर गैरिसन में पहुंचकर कमांडर ब्रिगेडियर स्टुअर्ट कॉर्बेट को सूचित किया। कॉर्बेट ने खुफिया जानकारी जुटाई और पाया कि भारतीय सैनिक 15 मई को लाहौर किले पर कब्जा करने की योजना बना रहे थे। 12 मई तक कॉर्बेट ने सारी जानकारी जुटा ली और 13 मई की सुबह भारतीय सैनिकों को परेड के लिए कतार में खड़ा कर दिया। ब्रिटिश अधिकारियों को स्थिति के बारे में बताया गया, लेकिन उन्हें अनजान बने रहने का दिखावा करने को कहा गया। 12 मई की शाम को एक पार्टी का आयोजन हुआ, जिससे भारतीय सैनिक संतुष्ट थे कि अंग्रेजों को उनकी योजना का पता नहीं है। 13 मई को जब भारतीय सैनिक बिना बंदूक लोड किए परेड ग्राउंड पहुंचे, तो उन्हें देखकर आश्चर्य हुआ कि अंग्रेजों ने 12 भरी हुई तोपों से निशाना साधा था और 600 ब्रिटिश सैनिक तैयार खड़े थे। ब्रिगेडियर कॉर्बेट ने भारतीय सैनिकों से कहा कि उनका सम्मान और प्रतिष्ठा बरकरार रखने के लिए उन्हें हथियार डाल देने चाहिए। 4000 भारतीय सैनिकों ने बिना गोली चलाए अपने हथियार अंग्रेजों को सौंप दिए। इसके बाद लाहौर किले पर तैनात 500 सैनिकों का निरस्त्रीकरण भी आसानी से हो गया। अंग्रेजों ने दिल्ली खो दी थी, लेकिन 2 दिन में लाहौर और पंजाब पर नियंत्रण पा लिया। इसमें टेलीग्राम की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसने अंग्रेजों के पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को एकजुट किया। इसी दौरान जनरल एंसन 15 मई को शिमला से अंबाला पहुंचे, जहां से उन्हें इस विद्रोह को कुचलने ले लिए दिल्ली जाना था। लेकिन 3000 ब्रिटिश सैनिकों की सेना दिल्ली पर हमला करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। ऊपर से और गर्मी और ब्रिटिश फौज में फैले हैजे ने यात्रा को कठिन बना दिया। अंग्रेजों की सेना अंबाला में ही फंस गई, लेकिन 24 मई को वे रवाना हुए और करनाल पहुंचे। वहां जनरल एंसन हैजे से मर गए और जनरल हेनरी बर्नार्ड ने सेना की कमान संभाली। अब यह सेना दिल्ली की ओर बढ़ी, लेकिन दिल्ली में भारतीय सैनिक भी पूरी तरह तैयार थे। मुगल सम्राट बहादुर शाह ने भारतीय सैनिकों को संरक्षण दिया और जल्द ही दिल्ली में 30,000 सैनिक इकट्ठा हो गए। ब्रिटिश फील्ड फोर्स केवल 3 से 4,000 सैनिकों में सीमित थी, जो भारतीय सैनिकों से 10 गुना कम थी। बहादुर शाह ने भारतीय सेना का नेतृत्व नहीं किया, लेकिन उनका संरक्षण बना रहा। उनकी जगह उनके 29 वर्षीय बेटे मिर्जा मुगल ने सेना की कमान संभाली। मिर्जा मुगल एक कुशल प्रशासक और कमांडर थे। उन्होंने शहर की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए श्रमिकों को काम पर रखा, जिन्होंने दिल्ली की दीवारों को मजबूत किया और वहां तोपें तैनात की। जब मिर्जा मुगल को ब्रिटिश फील्ड फोर्स के आगे बढ़ने की खबर मिली, तो उन्होंने दिल्ली से कुछ दूर बदली इन नामक स्थान पर मोर्चा लेने का निर्णय लिया। यह स्थान दलदल से घिरा हुआ था और यहां 30 तोपें तैनात की गई। 8 जून को ब्रिटिश फील्ड फोर्स ने हमला शुरू किया। गोलाबारी के दौरान कई ब्रिटिश सैनिक मारे गए, लेकिन बाद में ब्रिटिश पैदल सेना और घुड़सवार सेना ने सीधे हमला किया, जिससे भारतीय सेना की गोलाबारी बंद हो गई। ब्रिटिश सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को घेर लिया और कई मोर्चों से हमला किया। भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक होने के बावजूद उनका सैन्य अनुशासन कमजोर था। बदले की भावना से प्रेरित
ब्रिटिश सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया। मिर्जा सुल्तान ने स्थिति को देखते हुए पीछे हटने का निर्णय लिया और दिल्ली वापस लौटने के लिए निकल पड़े। इसके बाद बाकी भारतीय सेना भी पीछे हट गई। अंग्रेजों ने विद्रोहियों के तोपों और हथियारों को कब्जे में लिया और आगे बढ़ते हुए गैरीसन और रिज पर कब्जा कर लिया। अब दिल्ली उत्तर से घिर चुकी थी और अंग्रेजों ने पहाड़ी पर तोपें लगाकर शहर पर बमबारी शुरू की। हालांकि अंग्रेजों को पहली सफलता तो मिली, लेकिन शहर पर पूरी तरह कब्जा करने के लिए उनकी सेना अपर्याप्त थी। इसके लिए उन्हें पंजाब से और सैनिकों का इंतजार करना पड़ा। लेकिन पंजाब से सुदृढ़ीकरण लाना आसान नहीं था, क्योंकि अब पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह फैल चुका था। मध्य और उत्तरी भारत के कई हिस्से विद्रोहों की चपेट में थे। लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह और बेगम हजरत महल के बेटे बिरजिस कद्र को गद्दी पर बैठाया गया। वहीं मराठा पेशवा नाना साहब ने कानपुर पर कब्जा कर लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे दामोदर के नाम पर शासन संभाल लिया। कानपुर और लखनऊ में सैकड़ों ब्रिटिश नागरिकों और उनके भारतीय वफादारों को स्वतंत्रता सेनानियों ने घेर लिया था। इस दौरान एक घटना घटी जिसने अंग्रेजों को हिला दिया और ब्रिटेन में बदला लेने की आवाजें उठने लगीं। यह घटना क्या थी और दिल्ली पर विजय प्राप्त करने में अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या थी? यह सब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की अगली कड़ी में दिखाया जाएगा। इस सीरीज को शुरू से जानने के लिए इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें और यहां देखें ईस्ट इंडिया कंपनी पर आधारित हमारी ऐतिहासिक सीरीज। धन्यवाद।